Hello everyone, welcome to the channel Education Hotspot. So here in this video we are covering a sociology mini mock test. सोशोलॉजी का एक मिनी मॉक टेस्ट हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो कि आपके यूजीसी नेट सेट पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर या अपकमिंग जेके पीएससी एग्ज़ाम के लिए जो है वो इरेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। वाई दैट्स वाई आई नेम इट अ मिनी मॉक टेस्ट बिकॉज 100 क्वेश्चन नहीं है, हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। तो यार सीधा सीधा देखते हैं, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत डिटेल्ड में मैं चीज़ों पे नहीं जाऊँगी एज इट इज़ लाइक मॉक टेस्ट फॉर्म में रिवीजन है। बट अगर आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो, आई ट्राई टू एक्सप्लेन माई लेवल कि मैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। स्टिल आपको किसी क्वेश्चन या टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, आई ट्राई मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करवा दूँ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Who among the following is associated with the concept of bureaucratic personality? देखिए ब्यूरोक्रेसी वर्ड देखते ही वेरी मतलब एक्साइटेड वे में लोग आंसर यहाँ पे टिक कर देंगे मैक्स वेबर, बिकॉज वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट दिया है। बट दिस इज़ नॉट ब्यूरोक्रेसी। ये बात हो रही है ब्यूरोक्रेटिक पर्सनालिटी की। तो ब्यूरोक्रेटिक पर्सनालिटी क्या होता है? जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो गवर्नेंस का काम कर रहे हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे अगर कोई स्ट्रिक्टली उन पर्सनालिटी उन ट्रेड्स को फॉलो अडेप्ट करके चलता है तो सम टाइम उससे इनएफिशिएंसी भी आती है। देखिए कि ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से प्रोफेस करना है, किस तरीके से लेके चलना है। सम टाइम दिस इज़ अबाउट योर पर्सनालिटी, वो आपकी पर्सनालिटी पे होता है और पर्सनालिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बट अगर आप स्ट्रिक्टली उन रूल्स के साथ दायर करके चल रहे हो, उन रूल्स को साथ अटैच होकर चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक रिजिडिटी हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज़ ब्यूरोक्रेटिक पर्सनालिटी, जिसकी बात यहाँ पे करते हैं आर.के. मैटन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्वे रिसर्च, आप लोग पॉज करके देखो, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है तो यू कैन ट्राई टू आंसर। आप लोग आंसर की ट्राई कर सकते हो। मैं तो सीधा सीधा आंसर आप लोगों को समझा रही हूँ, राइट? बिकॉज ये लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं वेट करूँ कि आप लोग आंसर दे देना है, लाइक एक्सप्लेन। टाइम सेव करना है तो मैं सीधा सीधा समझा रही हूँ आप लोगों को। इन सर्वे रिसर्च जब सर्वे करते हैं द मेथड ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज़ यूज टू इंश्योर। देखिए स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग मतलब आउट ऑफ ऑल द डिटेल आप किसी को भी चूज़ कर रहे हो, राइट? रैंडम मतलब ये होता है। लेकिन स्ट्रैटिफाइड रैंडम क्या हो गया? स्ट्रैटिफाइड का मतलब है आप अलग अलग स्ट्रैटा बनाते हो। स्ट्रैटा क्या होता है? ग्रुप। अब आप कुछ बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फोर्थ क्लास के स्टूडेंट फिफ्थ सिक्स, तो आपने क्लास वाइज ग्रुप बना दिया। आपने ग्रुप बना दिया 10 to 15 के एज ग्रुप के लोग इधर आइए, 15 to 20 के इधर, 20 to 25 के इधर। तो एज ग्रुप के बेसिस पे आपने बना दिया। तो आप स्ट्रैटा बनाते हो और फिर उन स्ट्रैटा अलग अलग स्ट्रैटा में से आप कुछ सैम्पल्स चूज़ करते हो, राइट? सेंसस एंड सैम्पल मेथड जो होते हैं, तो सैम्पलिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको अपना कंक्लूजन सही चाहिए तो आपको सैम्पल सोच समझ के चूज़ करना है। तो सैम्पलिंग के भी दो टाइप टेक्निक्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। उसी में से एक हमारे पास है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड होता है कि आप ग्रुप बना रहे हो कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे और फिर उसमें से सैंपल लोगे, राइट? तो स्ट्रैटा का मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेलेक्ट करोगे, नहीं कन्वीनियंस के हिसाब से करते हो, नहीं तो कन्वीनियंस के हिसाब से तो सीधी सीधी कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग फ्रेम इज़ एलिमिनेटेड नहीं। आपका फोकस यहाँ पे ये होता है कि सारे सब ग्रुप्स भी रिप्रेजेंट हों, राइट? आप स्ट्रैटा बना दो अलग अलग ग्रुप का ताकि सारे सब जो वो सब ग्रुप है वो भी प्रेजेंट हो सके। विच सोशियोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ वर्स्टेहिन। वर्स्टेहिन वर्ड देखिए आप लोगों को पता होगा वर्स्टेहिन का कंसेप्ट किसने दिया है, बट सबसे पहले समझेंगे वर्स्टेहिन का मतलब क्या होता है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। मतलब जैसे आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हो ना, आपने 4 क्वेश्चन में से एक आंसर होता है। बट वर्स्टेहिन इसका टोटली अपोजिट है, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करता, इन डिटेल सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ अ टॉपिक, राइट? और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सब्जेक्टिवली जब मुझे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है, फॉर एग्जांपल मुझे 20 मार्क्स का आंसर लिखना है, 6 मार्क्स का आंसर लिखना है, तो आप किसी अलग तरीके से उसको लिखोगे, मैं किसी अलग तरीके से लिखूंगी। दैट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है? बट यहाँ पे आप कोशिश करते हो कि आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को समझो, राइट? पुटिंग योर सेल्फ इन अदर शूज़, दूसरों के शूज़ में, मतलब दूसरे की पोजीशन पे अपने आप को रख के उसके एक्शन को ऑब्जर्व करना कि सामने वाले ने ये एक्ट जो करा है, ये एक्शन जो करा है, उसके पीछे क्या रीज़न है। अपना लॉजिक नहीं लगाना, वो किस पोजीशन सिचुएशन में है, तो दूसरे के एक्शंस को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। तो वर्स्टेहिन का कंसेप्ट वाज बाय मैक्स वेबर। नेक्स्ट देखते हैं। आप इसके आंसर एक जगह अपने पास लिख लो, फर्स्ट का दिस, सेकंड का दिस, सो दैट अगर मैं PDF आपको टेलीग्राम पे जो है वो भेजूँगी तो वहाँ से आप एक बार इसको देख लें। एंड इफ़ यू नीड द PDF देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
द आइडिया ऑफ सोशल फैक्ट एज अ डिस्टिंक्ट मैथडोलॉजिकल ऑब्जेक्ट बिलोंग टू। देखिए सीधा मैं बहुत टाइम लगा ही नहीं रही हूँ। सोशल एक्शन की बात जो की थी वो वेबर ने की थी, 3 टाइप ऑफ एक्शन की बात करते हैं, राइट। लेकिन सोशल फैक्ट की जो बात की थी वो किसने की थी, वो की थी एमाइल दरकीम ने, राइट। किसने की थी, एमाइल दरकीम ने। ये आप लोगों को पता होना चाहिए था, नहीं पता तो अभी के अभी याद कर लो इन चीज़ों को। विच थ्योरी सीज सोशल इंस्टीट्यूशन एज इंटरलिंक्ड पार्ट्स दैट मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। देखिए सोशल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं और वो आपस में स्टेबिलिटी बनाए रखने का काम करती हैं। तो जैसे कि बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन बॉडी में, और अगर ये ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रॉपरली फंक्शन मतलब सही फंक्शन करेंगे तभी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। इसी तरीके से सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे फैमिली, लॉ, पॉलिटी, इकोनॉमी। अगर ये सब अपना अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म करेंगी तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये कौन सी थ्योरी है, ये थ्योरी है फंक्शनलिज्म की। क्लियर। द डबल हार्मोनेटिक रेफर टू, हार्मोनेटिक एक कंसेप्ट होता है, डबल हार्मोनेटिक की बात कौन करता है, डबल हार्मोनेटिक की बात करते हैं गिडन्स, राइट। डबल हार्मोनेटिक क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी ने कोई इंटरप्रिटेशन की हुई है ऑलरेडी किसी टॉपिक पे, उसको दोबारा से आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। तो डबल हार्मोनेटिक मीन्स हाउ सोशियोलॉजिस्ट इंटरप्रेट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पीपल दे स्टडी। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की, फॉर एग्जाम्पल लेट से कि मैं कार्ल मार्क्स की कोई स्टडी पढ़ रही हूँ, तो कार्ल मार्क्स ने इंटरप्रेट करा है ना उस चीज़ को, अब मैं आगे उसको पढ़ रही हूँ और उनकी इंटरप्रिटेशन पे मैं अपनी कोई स्टडी दे रही हूँ, तो वो कहलाता है डबल हार्मोनेटिक। क्लियर। तो राइट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो इट इज़ द आइडिया दैट सोशल साइंटिस्ट इंटरप्रेट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्टर्स। दूसरों की इंटरप्रिटेशन को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च, मतलब जहाँ पे आप क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जानने की बात कर रहे हो, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज़ अ टेक्निक विच, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आपको जिस जगह के बारे में आपको जिस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हो, आप उस जगह पे जाओगे, वहाँ पे रहोगे, यू विल रिजाइड ओवर दैट प्लेस, आप वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, उनकी डेली की एक्टिविटी का एक हिस्सा बनोगे और फिर उस बेसिस पे अपनी स्टडी करोगे। एंड यू विल नॉट टेल देम कि आप उन पे कोई स्टडी या रिसर्च करने आए हो, क्योंकि अगर आप बता दोगे तो सामने वाला अलग तरीके से बिहेव करता है, राइट। अगर आपको पता हो आपके स्कूल कॉलेज में इन्विजिलेटर आने वाले हैं तो आप वेरी वेल डिसिप्लिन होकर अच्छे से ड्रेसअप होकर हर चीज़ मेंटेन करके रखोगे। वहीं कोई अचानक से इंस्पेक्शन हो जाए तो एक्चुअल रियलिटी पता चलती है। तो यही चीज़ है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, जो पर्सन स्टडी कर रहा होता है वो समटाइम लोगों को बताता नहीं है कि हम कुछ रिसर्च करने आए हैं, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, वो डिटैच रहता है, क्या रिसर्चर बिल्कुल भी नहीं, हो तो बल्कि ग्रुप का पार्ट बनता है। ओनली इंटरव्यूज आर यूड, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे फोकस होता है, नहीं, रिसर्चर बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप। ये मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी बाय वेबर। देखिए जो मैंने जेके पीएससी की एक प्लेलिस्ट में आप लोगों को बताया भी है, आप लोगों ने मेरे साथ अगर एमसीक्यू करे हैं तो वहाँ मैंने बताया है कि वेबर के अकॉर्डिंग जो है मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो क्या क्या होते हैं के बेसिस पे आप पता लगा लोगे क्या नहीं होते। हिरार्की बिल्कुल फॉलो होती है, रोल बाउंड ऑपरेशन होते हैं, फिक्स होता है आपको क्या क्या रोल परफॉर्म करना है। इम्पर्सनैलिटी बिल्कुल बायसनेस नहीं होती, आप पर्सनल चीज़ें नहीं यहाँ पे इंडल्ज रखते हो। इमोशनल डिसीजन मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। ब्यूरोक्रेसी में जो पर्सन है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो इमोशनल होकर डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते, उनको प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज करके डिसीजन लेना पड़ता है। द कंसेप्ट ऑफ हैबिटस वॉज डेवलप्ड बाय, हैबिटस का मतलब क्या होता है, हैबिटस का मतलब होता है कि जो आपके अंदर इनग्रेन्ड हैबिट्स हैं, आपकी जो पर्टिकुलर स्किल्स हैं, राइट, ये सब शेप होती हैं बाय योर लाइफ एक्सपीरियंस। आप जो अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हो, आपके सामने जो सिचुएशन आती हैं, आपने जो चीज़ें लाइफ में फेस करी हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन बहुत गरीबी में रहा है तो वो गरीबी में देख रहा है और उसकी मदर फादर का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं रहा, लेट्स से मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, वो वायलेंस देख रहा है, तो वो पर्सन के मैरिज को लेके चीज़ों पे व्यू पॉइंट बन जाते हैं, राइट। तो जो वो हैबिट, या फॉर एग्जाम्पल वो देख रहा है अपने फादर को अल्कोहल कंज्यूम करते हुए, अगर कोई बच्चा, तो उसके लिए अल्कोहल कंजप्शन इज़ ओके, राइट, वो ओके है उस चीज़ से, तो ये हैबिट्स बन जाती हैं। तो देखिए मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, पॉजिटिव भी होते हैं। अगर आप घर में पॉजिटिव काम एनवायरनमेंट देख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी वाला एनवायरनमेंट देख रहे हो, आप देख रहे हो घर में आपके सीनियर्स पढ़ रहे हैं, या आपके पेरेंट्स में से किसी को भी लेट से पढ़ने की आदत है, वो बुक रीड कर रहे हैं, तो आप इस तरीके की जो भी हैबिट्स या स्किल जो है अपनी लाइफ एक्सपीरियंस और अपने खुद के तजुर्बों से सीखते हो। तजुर्बे कैसे बनते हैं, जो आसपास देख रहे हो उन्हीं से तजुर्बे बनते हैं, राइट। तो ये मतलब होता है, लेकिन सीधा सीधा पूछा ये कंसेप्ट दिया किसने, फैक्चुअल क्वेश्चन है, दैट इज़ बाय पेरी बोर्ड्यू।
संस्कृताइजेशन इज़ अ कॉन्सेप्ट, मैं बिल्कुल टाइम नहीं लगा रही हूँ, मैं मल्टीपल टाइम इस पर बात कर चुकी हूँ, मैं टाइम लगाऊंगी नहीं। जब लोअर कास्ट इमिटिएट करने की कोशिश करती है अपर कास्ट को, राइट, उनके कल्चर उनके ट्रेड्स को फॉलो करने की, सो दिस इज़ द कंसेप्ट बाय M.N. श्रीनिवास। मेरा आंसर सुनने से पहले ट्राई कि आप लोग मन में एक बार पॉज करके आंसर दे दें। मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर रही हूँ आप लोगों के सोचने के लिए। आप वीडियो को पॉज करिएगा एंड देन आंसर दे दीजिएगा। एंड अगर वीडियो एक्चुअली में हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज आई ऑलरेडी मैंशन कि योर कमेंट इज़ द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर जो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे मजबूर कर रही है। चलिए, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर ऑर्डिनल स्केल डाटा। देखिए यहाँ पे बात हो रही है ऑर्डिनल स्केल डाटा, राइट। तो यहाँ पे आपका जो है मीडियन में आप ऑर्डर के बेसिस पे चीज़ों को लगा के वैल्यू निकालते हो, आप करते हो ना, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो, फिर उसके बाद n+1/2 करते हो, n/2 करते हो, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो मीडियन हो जाएगा। 12th क्वेश्चन, इन रिसर्च एथिक्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट इम्प्लाइज, मतलब कंसेंट मतलब होता है किसी की मंजूरी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्या मतलब है, राइट। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है कि आप सामने वाले को, राइट, देखो हाइडिंग तो बिल्कुल नहीं करोगे, कोरोजिंग मतलब फोर्सफुल भी नहीं करोगे चीज़ें, राइट। पे वाला भी कुछ कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा मतलब है कि आप पार्टिसिपेंट को फुल्ली अवेयर कर रहे हो, उनका वॉलंटियरी एग्रीमेंट ले रहे हो, सामने वाले की मंजूरी से आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। सोशल मोबिलिटी होता है सोशल मूवमेंट, जो आपकी जो हिरार्की है, चाहे वो कास्ट की हो, चाहे वो क्लास के बेसिस पे हो, उसमें आपका अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो सोशल मोबिलिटी कहलाता है। तो मूवमेंट बिटवीन एनी स्ट्राटा, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो क्लास हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप बिटवीन द सोशल स्ट्राटा। क्लियर? विच स्कूल ऑफ थॉट इन सोशोलॉजी एम्फेसाइज दैट माइक्रो लेवल इंटरेक्शन एंड मीनिंग मेकिंग। माइक्रो लेवल पे इंटरेक्शन की बात कौन सा करता है? देखिए, तो इनमें से आप लोग अपने आप को आंसर एक बार दे लीजिए। तो यहाँ पे मैं सीधा आंसर पे बात करूँ, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जो एक आपका पर्सपेक्टिव है। देखिए, पर्सपेक्टिव टू स्टडी सोशोलॉजी में आपके क्लासिकल जाते हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट जाते हैं, कार्ल मार्क्स जो है उसी से बिलोंग करते हैं, फिर आपका फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म जाता है, एंड सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी जाता है। तो सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो माइक्रो लेवल के कंसेप्ट की बात करता है। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी फोकस प्राइमरली ऑन। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है, देखिए ये किसकी बात करती है, कोर और पेरिफेरी की बात करती है ना। कोर है एंड पेरिफेरी है, ये कोर ग्रुप है, ये पेरिफेरी है। पेरिफेरी जो है वो काम करने के लिए कोर पे डिपेंडेंट होते हैं, और कोर सर्विसेज के लिए क्या इस पे डिपेंडेंट होती है, पेरिफेरी के लिए। रॉ मटेरियल कोर को पेरिफेरी से मिलता है। कोर लेकिन हाँ समटाइम क्या करती है, एक्सप्लॉइट भी करती है पेरिफेरी को, पेरिफेरल एक्सप्लॉइटेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो ये अंडर डेवलपमेंट जो होती है वो पेरिफेरल कंट्री में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो वेल्दी कंट्री हैं, जो कोर लेवल पे जो कंट्री आ रही है, वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही है। तो ये थ्योरी के क्या बात कर रही है, ये थ्योरी बात करेगी कि किस तरीके से जो पेरिफेरल कंट्री हैं वो कोर नेशन को एक्सप्लॉइट करती हैं। थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी पढ़ते ही आपके माइंड में अगर ये आ गया है कि इसमें कोर और पेरिफेरी का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, तो आप सीधा आंसर दे दोगे, बिकॉज ये एक ही ऑप्शन में आंसर है, राइट। सिविल सोसाइटी इज़ अ कंसेप्ट मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। सिविल सोसाइटी की बात यहाँ पे कौन कर रहे हैं? सिविल सोसाइटी आपको पता है, सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट से हटके, गवर्नमेंट नहीं है बट ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप्स जिसमें सिटीजन जाते हैं, जिसमें NGOs जाते हैं, जिसमें आपके लाइक अदर ग्रुप्स हो गए, पार्टीज़, ट्रेड यूनियंस हो गए, ये सब जो है ये डिसीजन पे इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस पे बात की है जुर्गेन हेबरमास ने। क्लियर? अगला, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एलिनिएशन इज़ अ कंसेप्ट। एलिनिएशन, 4 टाइप के एलिनिएशन की बात करिए। एलिनिएशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलिनिएशन फ्रॉम प्रोडक्शन, एलिनिएशन फ्रॉम सेल्फ एंड फ्रॉम फेलो मेंबर्स, राइट, फ्रॉम फेलो मेंबर्स। तो ये जो है ये किसने करी है? अगर देखा जाए तो ये किसने करी है, आपको पता ही चल गया होगा अब तक आंसर। एलिनिएशन का कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया है। गिनी कोफिशिएंट क्या मेज़र करता है? गिनी कोफिशिएंट जो है क्या मेज़र करता है? गिनी कोफिशिएंट में देखो 0 to 1 की इसकी रैंकिंग होती है, गिनी कोफिशिएंट की 0 to 1 की होती है। ये बात करता है इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, राइट। इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही है? जितनी ज़्यादा वैल्यू है उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो ये क्या शो करता है? इनकम इनइक्वालिटी।
आपकी जो सोसाइटी है वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। तो अगर ज़्यादा नंबर है, 0 to 1 का स्केल होता है, जितना ज़्यादा नंबर उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी, मतलब कम होना ज़्यादा बेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल मतलब वट एवर रोल यू आर प्लेइंग, और कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्राडिक्ट होना दो रोल के बीच में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, लेट्स से आई एम अ मदर ऑल्सो, आई एम अ टीचर, आई एम अ मदर ऑल्सो, राइट। तो जब ये दो रोल में, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू गो टू माई जॉब एंड मुझे अपने चाइल्ड को भी टाइम देना है, मुझे अपने बच्चे को भी टाइम देना है, तो वहाँ कई बार उन मेरे दो रोल आपस में एक दूसरे के आगे कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तो इट बिकम डिफिकल्ट कि कैसे उन दो रोल्स को चला जाए। तो अ पर्सन इज़ अनेबल टू परफॉर्म एनी रोल, ये तो नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू रोल्स अ पर्सन होल्ड, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वॉट वन वॉन्ट्स एंड वॉट अदर एक्सपेक्ट, नहीं, दूसरा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो नहीं होता। एक ऐसा रोल जो पहचान नहीं मिल रही है, नहीं, रोल दो, आप जो रोल होल्ड कर रहे हो आप अलग अलग, एक पर्सन कई बार अलग अलग रोल परफॉर्म कर सकता है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रोल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। एथनोमेथडोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले एथनोमेथडोलॉजी होता क्या है? ये वो मेथड्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, मेथड पीपल यूज टू मेक सेंस ऑफ देयर वर्ल्ड, मतलब जो उनके आसपास चीज़ें हो रही हैं उनको एनालाइज करने के लिए जो मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं वो क्या है? वो एथनोमेथडोलॉजी है। एंड दिस इज़ द फेमस कंसेप्ट ऑफ हेरोल्ड गारफिंकल, इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच थ्योरी आर्ग्यूज दैट नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड पावर लिडन एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम कंटेक्स्ट, नॉलेज को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, ये कौन सा कंसेप्ट बात करता है? ये भी अगेन आपको पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं, नॉलेज सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, राइट। तो ये जो बात है ये करता है आपका पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कंसेप्ट, राइट। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जो कंसेप्ट है ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच कल्चरल एलिमेंट स्प्रेड अक्रॉस द सोसाइटीज़, कल्चरल एलिमेंट स्प्रेड हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मॉडर्नाइजेशन तो नहीं होगा, आपको पता है, ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, जहाँ पे लोग, सामान, आइडियाज़, टेक्निक्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही हैं। स्ट्रैटिफिकेशन होता है डिवीजन करना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्राटा या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या डिफरेंट फीचर। तो ऑप्शन एक बचता है डिफ्यूज़न, एंड डिफ्यूज़न का मतलब भी यही होता है, जनरल अगर इंग्लिश सेंस में मतलब देखो तो कोई एक चीज़ है वो डिफ्यूज़ हो रही है, तो वही चीज़ है स्प्रेड अक्रॉस, राइट। तो अगर आप इंग्लिश को भी लिंक करके देखेंगे तो भी आप इसके आंसर पे पहुंच जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन, इनमें से रिसर्च डिज़ाइन का क्या पार्ट नहीं है? देखिए, हाइपोथेसिस बिल्कुल बनता है, डेटा कलेक्ट आपको करना पड़ता है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला टेस्ट रिलायबिलिटी करना पड़ता है, राइटिंग द फाइनल कंक्लूजन। अच्छा, फाइनल कंक्लूजन रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट नहीं होता, रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है। रिसर्च डिज़ाइन अलग है, रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ वे, एक प्रॉपर पैटर्न है किस तरीके से आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, रिसर्च में क्या क्या चीज़ें आप करने वाले हो, राइट। तो फाइनल कंक्लूजन जो है तो वो तो रिसर्च का एंड गोल होता है जिसके थ्रू आप एक थ्योरी फ्रेम करते हो। प्राइमरी डेटा रेफर्स टू, देखिए प्राइमरी डेटा जो होता है वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है जिसको रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद जा के कलेक्ट करता है, वो खुद कलेक्ट कर रहा है, तो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा भरोसे के लायक है। तो ये फ्रेश इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। वहीं सेकेंडरी जो होती है वो ऑलरेडी रिटर्न या रिकॉर्डेड सोर्सेज में से आप कुछ इन्फॉर्मेशन पिक कर लेते हो, जैसे कोई मैगजीन है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ पब्लिश किया, वर्ल्ड ट्रेड ने कुछ पब्लिश किया, तो उनके डेटा को यूज़ करके आप अपनी स्टडी कंडक्ट करते हो, दैट इज़ सेकेंडरी। बट प्राइमरी में आप क्या करते हो? खुद कलेक्ट करते हो। डेटा कलेक्टेड बाय अदर, गलत, डेटा जो पब्लिश है वो भी सेकेंडरी है, राइट। ओरिजिनल डेटा कलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी, राइट। तो ये वाला आंसर हो जाएगा ओरिजिनल डेटा, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हो गया आपका विच अप्रोच सी सोसाइटी एज कॉन्टीन्यूटली रीनेगोशिएटिंग थ्रू सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म इन एवरीडे लाइफ, राइट। तो ये कौन सी थ्योरी है? नाम से ही क्लियर है, सिम्बॉलिक इंटरेक्शन लिखा हुआ है तो सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म आ गया। बहुत ही एविडेंट क्वेश्चन था, इस तरीके का तो नहीं आएगा। डी पीजेंटाइजेशन क्या होता है? देखिए, पीजेंट मतलब हो गया किसान, खेती। अब इसके साथ डी वर्ड लग गया, डी होता है उसका उल्टा, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री का बढ़ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री का कम होना, राइट। इंडस्ट्री का कम होना, इंडस्ट्रीज़ को सेल हो जाना, ये सब चीज़ें। तो डी पीजेंटाइजेशन हो गया जब लोग ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर चीज़ें हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को क्या कर रहे हैं? गिव अप कर रहे हैं,
राइट, गिव अप कर रहे हैं और कुछ भी और काम कर रहे होंगे, शायद सेकेंडरी टर्शरी में काम कर रहे होंगे। तो डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल पीजेंट इकोनॉमी एंड एक्सोडस फ्रॉम द एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर से बाहर निकल रहे हो एंड यू आर डूइंग सम अदर वर्क। पेट्री लोकेलिटी इन इज़ अ किनशिप नॉर्म वेयर, पेट्री मतलब फादर साइड आ गई पहली बात, तो फादर या मेल साइड आ गया, पेट्री जो होता है वो मेल साइड होता है, राइट। लोकल वर्ड है, इसका मतलब रेजिडेंस की बात है, पेट्री लोकल मेट्री लोकल की बात होती है ना, तो रेजिडेंस की बात है। तो ये पेट्री लोकेलिटी का मतलब क्या होता है, जब शादी के बाद लोग मेल की तरफ रह रहे हैं, राइट, वाइफ जो है वो हस्बैंड के घर पे मूव कर रही है। तो ब्राइड लिव्स विद और नियर हस्बैंड फैमिली, ग्रूम लिव्स विद ब्राइड फैमिली, ये तो नहीं होगा। सेपरेट रेजिडेंस नियो लोकल में होता है, नियो लोकल में होता है, मेट्रीलिनियर नहीं, ब्राइड लिव्स विद और नियर हस्बैंड फैमिली। अगर ये मेट्री लोकल होता, मेट्री लोकल में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ की फैमिली के साथ रहता है, और नियो लोकल होता है तो ना हस्बैंड के घर रह रहे हो ना वाइफ के घर रह रहे हो, दोनों ने मिलकर एक अलग घर लिया है, एक अलग रेजिडेंस है और दोनों लोग अलग रह रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अप्रोच ऑफ सोशल चेंज सीज इट एज अ डायरेक्शनलेस एंड, अच्छा कौन सी जो अप्रोच है वो क्या कर रही है, ग्रैंड नैरेटिव्स को हटा रही है कि ग्रैंड नैरेटिव की बात नहीं करनी चाहिए। तो ग्रैंड नैरेटिव की बात मैं सीधा सीधा आंसर बता रही हूँ, दैट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म ग्रैंड नैरेटिव को हटा के माइक्रो लेवल पे चीज़ों की बात करने की बात करती है, स्पेसिफिक लेवल पे चीज़ों की बात करने की बात करती है कि सारी चीज़ें जो है वो जनरल लेवल पे ग्रैंड लेवल पे हर बार फिट बैठेंगी, ट्रू बैठेंगी, सही रिजल्ट देंगी, ये ज़रूरी नहीं है। रिस्क सोसाइटी के बारे में बहुत लोगों ने बात किया है, मैंने जो MCQ सीरीज़ है वहाँ पे बताया है, तो मैंने आप लोगों को ये मैराथन में भी बताया, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आई होप वो चीज़ देखिए। और देखिए JKPSC की पूरी सीरीज़ बाकी एग्जाम चाहे UGC नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सबके लिए रिलेवेंट है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो चीज़ें देखें, मैराथन वीडियो देखें, वो मल्टीपल एग्जाम में आपके काम आएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया उल्रिक बेक। कास्ट एज अ कंसेप्चुलाइज इन सोशोलॉजी इज़ बेस्ट अंडरस्टूड एज, कास्ट सिस्टम बहुत पहले भी एग्जिस्ट करता था, हेरिडिटरी होता है, पेरेंट्स टू आगे फर्दर ट्रांसफ़र होता है, ये आपको याद रखना है, राइट। कास्ट सिस्टम एक रिजिड सिस्टम होता है, इसमें मोबिलिटी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है, कास्ट सिस्टम को यू कैन नॉट चेंज, रिजिड होता है, राइट। तो क्या प्योरली इकोनॉमिक कैटेगरी का होता है कास्ट, क्या टेम्परेरी सोशल ग्रुपिंग है, टेम्परेरी तो है ही नहीं है, परमानेंट है, ये ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि आज ये कल चेंज कर लोगे। मोबिलिटी बेस्ड क्लास सिस्टम तो है ही नहीं। क्लोज्ड हेरिडिटरी स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, बिल्कुल इकोनॉमिक कैटेगरी की बात है, प्योरली नहीं, इकोनॉमी की बात नहीं है। सोशल मोबिलिटी, सोशल लेवल पे भी चीज़ों की बात होती है कास्ट में, आपकी सोशल पोजीशन क्या है, आपकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है, वो बात होती है। तो ये एक क्लोज क्यों है, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हेरिडिटरी फ्रॉम फादर टू सन टू फर्दर ट्रांसफ़र होता है, एंड स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है, डिवीज़न है तो स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है। Which thinker argued that modern society operate on a double hermeneutic structuration? तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ गया, पहले भी बात की थी हमने इसकी, गिडेंस की डबल hermeneutics पे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेटेंट फंक्शन, देखिए फंक्शनलिस्ट फ्रेमवर्क का लेटेंट फंक्शन, आपको पता है एक फंक्शन होता है मैनिफेस्ट फंक्शन, जो कि डायरेक्ट और इंटेंडेड होते हैं। मतलब मेरा पर्पज़ है यहाँ पे आपको एग्जाम के लिए पढ़ाना, ये मेरा डायरेक्ट काम है, तो ये मेरे मैनिफेस्ट फंक्शन है। वही लेटेंट फंक्शन क्या होते हैं, जो हिडन होते हैं, जो मेरा डायरेक्ट मेन काम नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे क्लास में कुछ मोटिवेशनल बातें करने लग जाऊँ कि आपका लास्ट मोमेंट पे पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो दिस यू कैन डू, या इस समय वेदर ऐसा चल रहा है, आपको हेल्थ इशू आ रहा है, तो आप ये चीज़ें कर लो ताकि आप हेल्थ को सही रख सको, पढ़ाई की एफिशिएंसी बनी रहे ताकि, तो वो मेरा मेन काम नहीं था, वो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को बताई है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है, लेटेंट फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे वो आपसे यही पूछ रहा है कि फंक्शनलिस्ट फ्रेमवर्क का क्या मेन लेटेंट फंक्शन है मतलब कौन सा, डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, राइट, यही चीज़ यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो मैनिफेस्ट करिकुलम इन स्कूल, जॉब एलोकेशन, फॉर्मेशन ऑफ द सोशल नेटवर्क थ्रू स्कूल, फॉर्मल इवैल्यूएशन सिस्टम। देखिए अगर हम बात करें तो आप देखोगे करिकुलम सेट करना तो मेन फंक्शन होगा, सिलेबस बनाना है, जॉब मिल जाए एजुकेशन सेक्टर में, इवैल्यूएट करते रहें आपकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम, लेकिन सोशल नेटवर्क बनाना ये बनते हैं बिल्कुल, लेकिन ये डायरेक्ट पर्पस नहीं होता है। सबाल्टर्न स्टडी प्राइमरी एसोसिएटेड, सबाल्टर्न जो है ये अम्बेडकर जी की भी को भी फोकस करती है, वो भी इसी फॉर्म में स्टडी कर रहे थे। जब आप मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पढ़ते हो, पिछड़े हुए जो वर्ग है उनके बारे में जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका
मार्जिनलाइज सेक्शन वाली बात कहलाता है। तो ये जो है ये यूरोसेंट्रिक चीज़ों को क्या करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, राइट। तो विद क्रिटिक ऑफ सबाल्टर्न स्टडी जो है वो किसकी क्रिटिसिज्म करते हैं, यूरोसेंट्रिक हिस्टोग्राफी। यूरोसेंट्रिक मतलब जब आप वेस्ट के बेसिस पे चीज़ों की स्टडी कर रहे हो, राइट। बाइनरी अपोजिशन एंड डीकंस्ट्रक्शन एनालिटिक फाउंड इन, बाइनरी मतलब दिन है तो रात है, डबल डबल चीज़ें, अपोजिट ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, राइट। अपोजिट एग्जिस्ट करता है, मेल है तो फीमेल होगा, दिन है तो रात होगी, सच है तो झूठ होगा, ये चीज़ों पे ये बात करता है। तो ये बाइनरी अपोजिशन जो है ये ऑल्सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट है। द सिंहला ओनली एक्ट एगिएशन 1956 इन श्रीलंका जो है वो किस चीज़ की स्टडी कर रहा था। 1956 का जो लॉ था श्रीलंका में, जो सिंहला थे वो एथनिक टेंशन तमिलनाडु के साथ इनकी चल रही थी, राइट। तमिलनाडु के साथ इनकी चल रही थी, तो वो किस चीज़ को लेके थी, लैंग्वेज पॉलिटिक्स एंड एथनिक मोबिलाइजेशन को लेके थे। फैमिली स्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक इनक्वालिटी पे इनकी नहीं चल रही थी, इनकी आपस में कम्युनिटी को लेके चीज़ें चल रही थी, जिसमें सिंहलास और तमिल्स की फाइट क्या इशू चल रहा था, लैंग्वेज और एथनिक मोबिलाइजेशन को लेके। कौन सा स्टैटिस्टिकल सेट जो दो कैटेगरी के वेरिएबल को के बीच के रिलेशनशिप को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो जिसमें आप रिलेशनशिप मेजर करते हो वो है आपका ट्राई स्क्वायर टेस्ट। अगला देखते हैं, कल्चरल लेग रेफर्स टू। देखिए कल्चरल लेग की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक होता है मटेरियल कल्चर और एक होता है नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल जो चीज़ें आप सामने सामने देख पा रहे हो, और फिर होता है नॉन मटेरियल। तो नॉन मटेरियल, जब नॉन मटेरियल कल्चर, ये देखिए कल्चरल लेग की बात करी किसने थी, ये बात करी थी ऑकबर्न ने, ये बात करी थी ऑकबर्न ने, जहाँ पे वो ये बात करता है कि आपकी जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी यानी मटेरियल कल्चर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी तेज़ी से हो रहा है कि जो हमारे नॉन मटेरियल कल्चर है, जैसे कि आपके नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज़ वगैरह, वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। तो नॉन मटेरियल जो है वो लैग बिहाइंड हो रहा है मटेरियल से। तो इसका आंसर हो गया नॉन मटेरियल कल्चर अडेप्ट स्लोअर टू मटेरियल चेंज। लाइफ चांसेस इज़ अ कंसेप्ट प्राइमरीली फोकस। तो लाइफ चांसेस की बात मैंने एक प्रीवियस एमसीक्यू में भी की है। दिस इज़ बाय द मैक्स वेबर। अगला, अ कंट्रोल ग्रुप इज़ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़। जब आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात कर रहे हो तो वहाँ पे कंट्रोल ग्रुप क्या है, तो ये ग्रुप जो है वो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं की जा रही है। इसको आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहे हो। कंपैरिजन करोगे इससे, बस आप बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप कंपैरिजन करोगे, राइट। तो दिस ग्रुप इज़ नॉट एक्सपोज टू एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। इसका कोई एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर रहे हो, इस ग्रुप को आप यूज़ कर रहे हो सो दैट कि आप बाकी चीज़ों को इससे कंपेयर कर सको। डायस्पोरा होते हैं जो इंडियन बाहर रह रहे हैं, राइट। जो अपनी होमलैंड से बाहर रह रहे हैं वो लोग होते हैं हमारे लिए डायस्पोरा। तो इंडियन, हम इंडियन है तो हम जो इंडियन बाहर रह रहे हैं दे आर द डायस्पोरा फॉर इंडिया। तो फोर्स्ड और वॉलंटियरी डिस्पर्जन ऑफ पीपल फ्रॉम द होमलैंड, जो अपनी कंट्री से बाहर रह रहे हैं। विच सोशोलॉजिस्ट रिलेट पावर एंड नॉलेज इन द आइडिया दैट डिस्कोजर प्रोड्यूस ट्रुथ। तो यहाँ पे पावर एंड नॉलेज की बात करने वाले अगर आउट ऑफ ऑल देखोगे तो सीधा सीधा समझ जाओगे, मिशेल फोकोट पावर की बात करते हैं, राइट। वो बात करते हैं कि किस तरीके से पावर से जो है, पावर डिस्कोजर जो है पावर ट्रुथ क्रिएट करते हैं और पावर वालों को ही वो सर्व करता है। देखो पैसा है, पैसे से सच होता है। अभी कोई अमीर इंसान जो है वो अगर किसी को, गरीब को मार के भी निकल जाएगा तो वो सच रातों रात बदल देगा। वो गरीब भी कह देगा कि गलती से लग गई है, मारा नहीं है जानबूझ के। तो वही चीज़ है, राइट। पावर से चीज़ें आती है, पावर से सच भी चेंज किया जा सकता है। अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज़ वन। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कौन सी होती है, जिसमें आपकी सेम ऑब्जर्वेशन, मतलब जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन आप सेम वेरिएबल की कर रहे हो एक लंबे समय में, राइट। आप जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हो सेम वेरिएबल का ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ताकि आप चेक कर सको कि रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट है या नहीं, राइट। तो या डेटा इज़ कलेक्टेड ओवर एक्सटेंडेड टाइम ऑन द सेम सब्जेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, अर्बनिज्म एज अ डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ। ये सीधा सीधा कंसेप्ट अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ किसने बोला, लुइस वर्थ ने बोला कि जो शहरीकरण है ये जीने का एक तरीका है, क्योंकि शहरीकरण सब कुछ सिखा रहा है आपको, कैसे ज़िंदगी क्या, कैसे बोला जाए, क्या पहना जाए, क्या खाया जाए। तो ये एक वे ऑफ लाइफ है। फिर रिफ्लेक्सिबिलिटी इन सोशल रिसर्च मीन्स, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है,
यहाँ पे रिफ्लेक्स की जो बात की जा रही है रिसर्च में, यहाँ जनरल लेवल पे रिफ्लेक्स एक्शन की बात नहीं की जा रही कि किसी ने कुछ एक्शन करा आपका उसके बदले रिएक्शन आएगा। सोशल रिसर्च में रिफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि रिसर्चर को वाइल कंडक्टिंग द रिसर्च अवेयर रहना पड़ेगा सो दैट वो चीज़ों को बेटर तरीके से एनालाइज कर पाए। तो रिसर्चर को देखना है कि उनका खुद का बैकग्राउंड या पोजीशन उनकी रिसर्च को, फॉर एग्जांपल मैं किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ और फीमेल रिलेटेड किसी इशू पे रिसर्च कर रही हूँ और बीइंग अ फीमेल तो मैं थोड़ी बायस हो जाऊँगी ना उन चीज़ों पे, तो मुझे अब बायस ना होकर मुझे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होकर चीज़ों को सोचना है। तो रिसर्चर को अवेयर होना चाहिए, राइट। रिसर्चर को यहाँ पे अपने पर्सनल बायसनेस जो है वो ये तो नहीं होगा, अलग रखने चाहिए, राइट। रिसर्चर रिफ्लेक्ट्स ओन इम्पैक्ट नहीं, उसको अपनी चीज़ें अलग रखनी चाहिए। तो इग्नोरिंग द पर्सनल बायसनेस। द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? तो इट इज़ सिंपली ग्लोबल प्लस लोकल। आजकल तो आपकी कंट्री में चल भी रहा है बी वोकल फॉर लोकल, लोकल चीज़ों को प्रमोट करो, वोकल हो उसके बारे में बात करो, राइट। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तो करो बट अपने लोकल प्रोडक्ट को भी प्रमोट करो, लोकल प्रोडक्ट की भी मार्केट और ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ करने की बात करो। नेक्स्ट आ गया कलेक्टिव एफर्वेसेंस। कंसेप्ट किसका है, राइट। कलेक्टिव एफर्वेसेंस जो है वो किसका कंसेप्ट है? 1 मिनट लीजिए और इसका आंसर जो है वो सोचने की कोशिश कीजिए। हम लोग मीनिंग भी देख लेंगे इसका, राइट। हम लोग इसका मीनिंग भी देख लेंगे और पर्सन एसोसिएटेड विद दिस भी देख लेंगे। तो ये देखिए है क्या, ये एक ऐसा कंसेप्ट है। सबसे पहले तो देख लीजिए, इट इज़ एसोसिएटेड विद एमाइल दर्की, राइट। एमाइल दर्की में एक क्लासिकल थिंकर है अलॉन्ग विद द कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो आपके इमोशंस हैं, राइट, जो आपकी एनर्जी है, इमोशंस हैं, जो इंडिविजुअल फील करता है वो देखिए किसके थ्रू कई बार स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। रिचुअल्स पे आप कलेक्ट हो रहे हो, फेस्टिवल पे आप कलेक्ट हो रहे हो, तो एक अपनापन टाइप फील होता है ना, दैट वी बिलोंग टू अ सेम थिंग, राइट। तो ये ही चीज़ है कि कई बार ये फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी तब होती है जब आप रिचुअल्स, फेस्टिवल्स या रिलीजियस सेरेमनी पे एक दूसरे से मिल रहे हो, क्योंकि एक इमोशनल एक बॉन्ड बन जाता है। तब आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी को छोड़ के एज अ होल बात करते हो, एक कलेक्टिव ग्रुप में मर्ज होने की बात करते हो। और यहाँ पे आप कई बार कुछ ना कुछ रिलीजन से कनेक्टेड होती है चीज़ें, तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो विच आर सेक्रेड इन नेचर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन है। विच सोशियोलॉजिकल अप्रोच एम्फेसाइज पावर इनइक्वालिटी एंड डोमिनेशन इन द सोशल लाइफ? पावर इनइक्वालिटी एंड डोमिनेशन इन द सोशल लाइफ की बात कौन करता है, राइट। माइंड में आंसर देखेंगे तो ये आपको पता है क्लियर कट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मतलब आंसर जो है वो रिलेटेड है कार्ल मार्क्स से, जहाँ पे एक ग्रुप यानी कि कैपिटलिस्ट जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप को यानी जो बुर्जुआज है वो प्रोलेटेरिएट को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पावर है, चीज़ें बराबर बटी हुई नहीं है। तो ये रिलेटेड है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से। अगला देखते हैं लाइफ कोर्स पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी स्टडी। लाइफ कोर्स पर्सपेक्टिव जो है वो सीधा सीधा मैं आंसर बता रही हूँ, ओल्ड एज को भी नहीं करता, सिर्फ चाइल्डहुड को, ओल्ड एज को नहीं, मोर्टेलिटी रेट्स को नहीं, सारी ट्रेजेक्ट्रीज को, ट्रांजिशन को, टाइमिंग लाइफ इवेंट के एक पर्सन की लाइफ में जो हो रहे हैं उन सबको स्टडी करता है। मेरिटोक्रेसी इज़ अ कंसेप्ट वेयर स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय। नाम से क्लियर है, मेरिटोक्रेसी मेरिट के बेस पे। आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें मेरिट बनती है ना, रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, मेरिट बनती है, नंबर आते हैं, लिस्ट में आपका नाम आता है, देन यू विल बी सिलेक्टेड। आप तब पर्टिकुलर चीज़ जॉब के लिए सिलेक्ट होते हो। तो ये मेरिटोक्रेसी आपकी एबिलिटी, आपकी अचीवमेंट और आपकी मेरिट पे डिपेंड करता है। आई नो कुछ क्वेश्चन सिंपल है बट आई होप आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से लिंक की जाती है, किस तरीके से चीज़ें कवर अप करनी है। तो एक बार मुझे बता के चलेंगे लाइक चीज़ें समझ में आ रही है तो। लास्ट क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द अप्लाइड सोशियोलॉजी? अप्लाइड सोशियोलॉजी का एग्जाम्पल क्या है? तो अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यहाँ पे एक टर्म अप्लाइड सोशियोलॉजी, राइट। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए अप्लाइड सोशियोलॉजी होती क्या है, अप्लाइड सोशियोलॉजी है क्या, देन वी लुक टू द आंसर। तो अप्लाइड सोशियोलॉजी एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करता है जहाँ पे आप सोशियोलॉजी की थ्योरी को, सोशियोलॉजी के मेथड हैं या रिसर्च है, उनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, अप्लाइड रिसर्च भी यही होती है। जब अप्लाइड रिसर्च की बात करते हो ना तो उसमें भी ये आता है, व्हेन आप किसी भी चीज़ से, थ्योरी से रियल वर्ल्ड एक्चुअल लाइफ में जो दिक्कतें परेशानियाँ उनको सॉल्व करने की बात करते हो, राइट।
तो इनमें से एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकल जो फील्ड में जो परेशानियाँ आती हैं वो क्या है, तो कि कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए जब आप काम करते हो, आप समाज का कल्याण करने के लिए, समाज के विकास के लिए जब आप काम करते हो सोशोलॉजिकल नॉलेज को यूज़ करके, तो वो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, वो प्रैक्टिकल फील्ड में आप काम कर रहे हो, जाके लोगों के बीच में जाके लोगों के लिए काम कर रहे हो, राइट। सो या दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड सोशोलॉजी। तो यहाँ पे हमने ये 50 क्वेश्चन अभी इस मिनी मॉक टेस्ट के कवर अप करें। देखिए मैं लास्ट मोमेंट पे अब डिफरेंट चीज़ों की यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको टॉपिक समझा दूँ, राइट। आपको या तो मैंने टॉपिक समझा दिया लेट्स से, या फिर मैंने आप लोगों के साथ एमसीक्यू डिस्कस कर लिया, मैराथन में कुछ मिसलेनियस टॉपिक पे बात कर ली। सो दैट इज़ द थिंग एंड दैट्स हाउ वी आर डूइंग द थिंग। सो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इस पार्ट में इतना ही, हमने 50 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी एग्ज़ाम जेकेपीएससी एग्ज़ाम से पहले आई विल ट्राई मैक्सिमम जितना हम लोग इसको कर लें, क्योंकि उस एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है वो हमारे बीच आएगा, तो टाइम टू टाइम मैं चीज़ें बताती रहूँगी। बस ये जनरल चीज़ें आप लोग इसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपकी जो है वो हेल्प करेगा। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर टॉपिक और द क्वेश्चंस।